कल बच्चों हमने पाउली का नियम पढ़ लिया था। पाउली का नियम क्या था, आप सबको पता होगा। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। तीन क्वांटम संख्याएं एक समान हो सकती हैं। कौन कौन सी? एल, एन, एम और एल। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीन एक समान हो सकती हैं, पर चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होती है। ये पाउली का नियम था, जिसका हमने एग्जाम्पल देके पूरा समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग, यानी कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखो, पाउली का नियम से किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। ये पाउली ने ऐसा बताया कि किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। अभी तक हम क्या जानते थे? हम ये जानते थे बच्चों कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, किसी भी कोश में। जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यही था। इनको बोलते हैं के, एल, एम और एन। इनको हम बोलते क्या है बच्चों? कोश। क्या बोलते हैं इनको? कोश या फिर कक्षा, या फिर मैंने बताया होगा ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये यही तो कह रहा है। मैं कहूँ किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। इसी से हम निकालते थे कि n=1, n=2, n=3 और n=4। चौथी कक्षा के लिए, फर्स्ट के लिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। ये हम कैसे निकालते हैं? 2n² नियम से। इसमें n का मान 1 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, 2 रखोगे तो 8 हो जाएंगे, 3 रखोगे तो 18 और 4 रखोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, अब यहाँ कोष और उपकोष की बात कही थी बोर ने। अब पाउली इसी चीज को क्या बोल रहे हैं वो देखो। वो कोष को ऊर्जा स्तर बोलते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था कि कोष के अंदर क्या होते हैं बच्चों? उपकोष होते हैं। और उपकोष के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कक्षक होते हैं। और कक्षक के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कक्षक के अंदर कौन भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और पाउली इन कोष को क्या बोलते हैं? देखो, पाउली कोष को बोलते हैं ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और उपकोष को ये बोलते हैं पाउली मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। देखो, कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर और उपकोष को उप ऊर्जा स्तर, और कक्षक को तो कक्षक ही बोलते हैं। बस बोलने का फर्क है, और बाकी कोई खास अंतर नहीं है। अब पढ़ते हैं। देखो, पाउली का फर्स्ट अनुप्रयोग था कि किसी मुख्य ऊर्जा स्तर, मतलब कोष की बात कर रहा है, मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। ये बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है। मैंने अभी क्वांटम संख्या में भी पढ़ाया था। मुख्य क्वांटम संख्या में क्या बताती है? किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। तो ये पाउली ने भी बताया कि मुख्य ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों? मुझे कमेंट में बताना। तब तक सेकंड समझो। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की संख्या, यानी कि ये मुख्य ऊर्जा स्तर है, ये सारे, इनमें उप ऊर्जा स्तर यानी कि कोश के अंदर उपकोष, बताओ कितने होते हैं? कोश में उपकोष कैसे पता करते हम? n के मान से। किससे? n के मान से। अच्छा, उपकोष होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं S, P, D और F। कोष कौन से होते हैं? K, L, M और N, यही होते हैं। तो किसी कोष में उपकोष SPDF, यदि वो ये कहे मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तर
कितने होते हैं ये हम किससे पता करते हैं? एन के मान से। यदि एन का मान 1 है बच्चों तो बताओ कितने उपकोष होंगे? एक होगा, कौन सा? पहला वाला एस। यदि मैं कहूं कि एल कोश में एन बराबर कितना है? 2, तो कितने उपकोष होंगे बच्चों? 2 होंगे, एस और पी। मैं तुमसे कहूं तीसरी कक्षा में एन बराबर 3 है तो कितने उपकोष होंगे? 3, एस पी डी। मैं कहूं कि एन बराबर 4, मुख्य क्वांटम संख्या है ये एन क्या है? ये मुख्य क्वांटम संख्या है। यदि इसका मान कितना है? 4, तो कितने उपकोष होंगे? 4, एस पी डी और एफ। मान लो ये कक्षा एक और ज्यादा होती, 5 होता है एन बराबर, तो आप क्या लिखते? एस पी डी एफ जी। पर अभी जी की खोज नहीं हुई, मतलब अभी जी तक हमें पहुंचना ही नहीं है, तब तक हमारे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, पूरी आवर्त सारणी खत्म हो जाती है एफ तक। तो जी तक पहुंचेंगे तब बात होगी, ठीक है? जी भरेगा ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते। तो अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में माने कोश में उप ऊर्जा स्तरों की संख्या माने उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, देखो किसके बराबर होगी? मुख्य क्वांटम संख्या n के मान के बराबर होती है। हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या n के मान के बराबर संख्या होती है किसकी? उप ऊर्जा स्तरों की या उपकोषों की। बोलो सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? ठीक है, इसकी एक टेबल भी बनी हुई है, देखो मुख्य ऊर्जा स्तर, ऐसे टेबल बना लो तुम, मुख्य ऊर्जा स्तर और फिर है मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n, और फिर है उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर माने उपकोष, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान और उपकोष। ये क्या है? उप मुख्य ऊर्जा स्तर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोष या फिर कक्षा। ये कौन सी होती है? KLMN होती है। तो ये एक टेबल है, इसमें पहले मैंने K कोष, L कोष, M कोष और N कोष, ठीक है? K, L, M और N। K कोष में N का मान कितना होता है? N बराबर बच्चों 1। L कोष में कितना होता है? 2। M कोष में कितना होता है? 3 और N कोष में कितना होता है? 4। अच्छा, N बराबर 1 है तो कितने उपकोष होंगे बच्चों? एक, S, एक ही उपकोष होगा S। दूसरे में कितने होंगे? 2, S और P। तीसरे में कितने होंगे? S, P और D। और चौथे में कितने होंगे? S, P, D और F। ये तुम्हारी एक टेबल बन गई सेकंड पॉइंट के हिसाब से, ठीक है? इसको तुम लिख लो। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है। SPDF उपकोष में अधिकतम क्रमशः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? SPD तथा F में, F उपकोष में, ये उपकोष है, F उपकोष में अधिकतम क्रमशः यानी अधिकतम क्रमशः बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस में कितने होते हैं बच्चों? आप सब जानते हो एस में हमेशा कितने भरे जाते हैं? 2, क्योंकि कोष में 2 हैं तो कोष में भी 2 ही होंगे। तो जितने भी एस हैं इन सब में 2 ही भरे जाएंगे, कभी भी एस में अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बताओ उपकोष में क्रमशः एस में कितने होंगे बच्चों? क्रमशः 2, कॉमा पी में 6। हाँ, संजय यादव बता रहा है। और बताओ बच्चों, रिवीजन होगा तुम्हारा, बताओ कमेंट में कितने कितने होते हैं क्रमशः एसपीडीएफ में। इस तरह से तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे बताने से पहले यदि तुम कोई चीज़ समझ जाओ, है ना? संजय ने सही बताया है, ठीक है? अभिषेक ने 2, 6, 10, 14 बिल्कुल सही है। देखो
अच्छा, फिर निकालना सिखा रहा हूँ। पी में कैसे निकालते हैं कि ये 6 कैसे है, तो देख लो इस पूरी कक्षा में टोटल है 8 बच्चों, 8 में से 2 एस में चले गए, तो पी में कितने बचे? 6 बचे। अब थर्ड कक्षा में देखो, तीसरी कक्षा में एस में हमेशा पी में कितने होंगे? 6 ही होंगे, चाहे वो कोई सा भी पी हो। एस में 2 और पी में 6। अब हमें डी में निकालना है बच्चों, तो देखो ऐसे निकालते हैं। टोटल है 18, तो 18 में से 6 और 2 8, तो इन दोनों में ही चले गए, तो इसमें बचे 10। तो जितने भी डी कक्षक होंगे उन सब में हमेशा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों? 10। एफ में निकालना सीखो। टोटल है 32, जिनमें से 2 6 और 10, 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एसपीडीएफ में जा चुके हैं, तो एफ में कितने बच गए? 14। तो हमेशा एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। 2 6 10 तथा 14। ठीक है, अब आते हैं चौथे अनुप्रयोग पर। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल कितने कक्षक हो सकते हैं? सोचो, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कि कोश में, मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल कितने कक्षक होते हैं बताओ? कुल n स्क्वायर कक्षक होते हैं, ये हमने पढ़ा था नोट पॉइंट में, कक्षक होते हैं। किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर माने कोश में कितने कक्षक होते हैं, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और हमने दूसरा तरीका भी इसका पढ़ा था। जैसे मैं आपसे कहूं कि एल कोश के लिए कक्षक बताओ, एग्जांपल दूं कि एल कोश में कक्षक कितने होते हैं? एल कोश में कक्षक, ठीक है। तो एल कोश में कक्षक यदि निकालने हैं तो एल कोश में एन बराबर कितना होता है बच्चों? एल कोश में देखो, एल कोश में एन बराबर होता है 2। तो कक्षक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कक्षक बराबर, किसी भी कोश में कक्षक कितने होते हैं? एन स्क्वायर, और एन की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कई बच्चों का आंसर आ भी गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक कक्षक में विपरीत चक्रण के केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एक कक्षक में विपरीत चक्रण के केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा है चक्रण क्वांटम संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये रहे एक कक्षक में, जैसे ये एस कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कक्षक में 2, है ना। एक कक्षक में 2 होते हैं हमेशा। और कक्षक कैसे निकालते हैं? मैं तुमसे कहूं एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। हमेशा इलेक्ट्रॉन से आधे होते हैं कक्षक। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कक्षक कितना? 1। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितने बनेंगे? 3। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितने होंगे? 5। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितने होंगे? 7। कक्षक, एक कक्षक में 2, तो मुझे बताओ एक कक्षक में 2 भरते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने कक्षकों में भरेंगे? आधे, ठीक है कि नहीं। 5 कक्षक हो जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे ही एफ में 7 कक्षक होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। हमेशा इलेक्ट्रॉनों से आधे होते हैं कक्षक, या ये कह दूं कि कक्षकों से डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो एक कक्षक में विपरीत चक्रण के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और विपरीत चक्रण के होते हैं, एक का क्लॉकवाइज तो एक का एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होता है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग समझ में आ गए होंगे। वैसे मैं एक बार और रिपीट कर दूं, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों
किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। दूसरा, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के मान के बराबर होती है। जो n का मान है तो इसके n के मान के बराबर क्या होती है? उप ऊर्जा स्तरों की संख्या होती है। थर्ड पॉइंट है, एसपीडीएफ उपकोष में अधिकतम क्रमशः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 6, 10 और 14 होते हैं। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n² कक्षक होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और किसी एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ, ये आपको समझ में आ गए? पांचों पॉइंट याद नहीं करने, समझने थे। तो सभी बच्चे तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखो। ऑफ वाउ नियम, ऑफ वाउ नियम लिखिए और इसका ऊर्जा चित्र बनाइए। ठीक है, हेडिंग डाल लो ऑफ वाउ, ऑफ वाउ नियम लिखिए और इसका ऊर्जा चित्र बनाइए। जो ऑफ वाउ क्या है? देखो, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक निर्माण, क्रमिक रचना। जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। जैसे कि हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो इसको पहले नीचे फाउंडेशन तैयार करते हैं तो वो क्रमिक, फिर उसके बाद ऊपर पिलर आते हैं, फिर उसके बाद बीम डलता है, दीवारें खड़ी होती हैं, तब छत डलती है। तो आपने क्रमिक रचना की, छत एकदम से तो नहीं डल जाएगी, उसका पहले बेस बनाना पड़ेगा नीचे, तब ऊपर जाएगी। इसी को कहते हैं क्रमिक रचना। ऐसे ही ये नियम में जो होता है वो क्रमशः होता है, क्रमिक रचना है एक, उस रचना को हमें पढ़ना है कि ये किस तरह से होती है। इसीलिए उसको जर्मन भाषा में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ऑफ वाउ और नियम। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, एक लाइन में नियम खत्म हो जाएगा। ये नील्स बोर ने दिया था उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं, ये कहूं मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाया था। किसमें? उपकोषों में। कक्षाओं में तो हमने भरना सीख लिया, पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2, यानी कोष में तो हमने भरना सीख लिया कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब वो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाएगा कि उपकोषों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो, एक लाइन का नियम है, सब लोग लिखो, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। देखो, एक लाइन में है। अब ये ऊर्जा का क्रम क्या है, किस तरह से भरे जाते हैं? विभिन्न कक्षकों में, यानी विभिन्न कक्षकों में या उपकोषों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न है। ठीक है, उपकोषों में ऊर्जा का क्रम निम्न है। ऊर्जा का क्रम निम्न। देखो, क्या है ये ऊर्जा का क्रम? ऊर्जा का क्रम है, पहले बढ़ता है पहला उपकोष 1s, फिर आता है 2s, उसके बाद आता है 3s, 1s 2s, सॉरी 1s 2s, उसके बाद आता है 2p, 1s 2s 2p। एक सेकंड, ब्लैक पेन से लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा सही। 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर 3p, 4s। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर आता है 3d,
3D के बाद 4P और 4P के बाद 5S और फिर 4D और फिर 5P और इसके बाद 6S फिर 4F और फिर 5D। ठीक है, और भी आगे चलता है ये, यहाँ से 6P 7S डॉट डॉट डॉट, कभी भी खत्म नहीं होता। ये कैसे आया मुझे रटा नहीं है, मैंने लिख दिया लेकिन मुझे याद नहीं है कैसे लिखा होगा, समझ के देखो। इसको याद रखने की ट्रिक है, उससे ये हो जाता है। सबसे पहले इसको मैं निकलवाऊंगा भी, कैसे आता है। शिवपुरी में कोई भी टीचर इसको निकलवाता नहीं, पहली बात जानते ही नहीं कि ये आता कहाँ से, कैसे आता है, वो कोई नहीं निकलवाए, सीधे कहेगा इसको रट लो। लेकिन मैं तुम्हें इसको याद भी करा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आया कैसे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक नाविक होता है, सब कुछ इसी चित्र में है, इसको मैंने 1000 बार बना दिया। ठीक है, तुम भी बनाना सीख लो इसको। ठीक है, n बराबर पहले आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और भी बना सकता हूँ K L M और N, 2 6 10 और नहीं 2 8 18 और 32, इसमें S, फिर इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPD और F। ये पहली कक्षा है तो 1S लगेगा, ये दूसरी कक्षा है तो इसमें 2S 2P रहेगा, रहेगा कि नहीं, 2S 2P। ये तीसरी कक्षा है तो इसमें 3S 3P और 3D रहेगा, और ये चौथी कक्षा है तो इसमें 4S 4P और 4D और 4F, इस तरह से होंगे। तो अब देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 1S, बिल्कुल सही बात है, 1S ही भरेगी पहले, कि ये बच जाएगी 2S, पहले पहली कक्षा भरेगी। और ये भी ध्यान दो, ये इसने बोला क्या है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, मतलब उनकी बढ़ती ऊर्जा का क्रम है, ये क्या है, क्रम है, और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये क्रम याद नहीं हुआ तो हम इलेक्ट्रॉन भरना कैसे सीखेंगे कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये क्रम हमें याद होगा, कैसे होगा देखो, पहले 1S आ गया, फिर 2S 2P, देखो 2S 2P भी आ गया, दूसरी कक्षा है तो 2S 2P। लेकिन अब जो तीसरी कक्षा, यहाँ तक तो याद हो गया, 1S 2S 2P, फिर क्या आएगा 3S और 3P, तो ये भी याद हो गया यार, यहाँ तक 3S और 3P ये भी याद हो गया। तो पहले 1S, फिर 2S 2P, फिर 3S 3P। अब भूल कर भी आप 3D मत लिखना, क्योंकि इसकी ऊर्जा इससे तो अधिक है, लेकिन इसकी ऊर्जा और ज्यादा अधिक है, मतलब 4S से भी अधिक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो तीसरी कक्षा में, ये चौथी कक्षा में, फिर इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा कैसे है, उसे हम बाद में भी समझेंगे। यहां तक याद हो गया कि नहीं, पहले 1S फिर 2S 2P फिर 3S 3P, बिल्कुल याद हो गया होगा तुम्हें यहाँ तक। फिर तुम सोच रहे होगे यार 3D आ जाता, काश ये 3D यहाँ होता तो हमारा क्रम कितना बढ़िया आसान हो जाता याद करने में, कि 3S 3P और यहाँ 3D हो जाता, फिर आराम से 4S 4P, और फिर देखो ये दिक्कत कर दी इसने, फिर से ये 4D कहाँ चला गया, इधर वो 5S के बाद। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 3D की ऊर्जा इतनी अधिक है, इससे तो अधिक है ही, पर 4S से भी अधिक है, इसीलिए 4S पहले आ गया और 3D बाद में आया। इस चीज को मैं कंफर्म करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये 3D बाद में क्यों आया। फिलहाल हमें यहाँ तक तो याद हो ही गया। अब देखो इसका जो ऊर्जा चित्र है उसे समझाता हूं, फिर मैं ये बताऊंगा कि ये क्रम आता कैसे है। देखो मैं इसका ऊर्जा चित्र बनवा रहा हूं, एक सांप जैसा तुमने देखा होगा, ऐसा देखा है नोट्स में, सांप सीढ़ी ऐसी बनी है एक चित्र, देखो ध्यान से, उसी को हम बोलते हैं अबाव नियम का ऊर्जा चित्र, अबाव नियम का ऊर्जा चित्र।
ठीक है, तो सब हेडिंग डाल लो, ऑफ वाउ नियम का ऊर्जा चित्र, ऑफ वाउ नियम, ऑफ वाउ नियम का ऊर्जा चित्र। तुम भी बनाओ। कैसे बनाओगे? तुम्हारी कॉपी में तो लाइनें होंगी, तो उन लाइनों में जैसे पहली लाइन में लिखो, फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें लिखो प्रथम कक्षा। क्या लिखो? प्रथम कक्षा। ठीक है, और एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो द्वितीय कक्षा, द्वितीय कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो तृतीय कक्षा, तृतीय कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ो और लिखो चौथी कक्षा, चौथी कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ो, लिखो पांचवी कक्षा, पांचवी कक्षा। फिर एक लाइन छोड़ो, लिखो छठवीं कक्षा, छठवीं कक्षा। और फिर एक लाइन छोड़ो, लिखो सातवीं कक्षा, सातवीं कक्षा। कुछ नहीं है इसमें, अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल पहले प्रथम कक्षा एक लाइन छोड़ी, द्वितीय कक्षा फिर एक लाइन छोड़ी, तृतीय कक्षा फिर एक लाइन छोड़ी, चौथी फिर एक लाइन, पांचवी फिर एक लाइन छोड़ के छठवीं, एक लाइन छोड़ के सातवीं। मैं इसको अनंत तक बना सकता हूं, क्योंकि देखो ये नियम कभी रुकने वाला नहीं है। तुमने बोरवरी का भी पढ़ा था, 2, 8, 18, 32, 50 पढ़े थे, आगे तक जाता है। ऐसे ही ये नियम भी आगे तक जाता है, और दोनों नियम एक्चुअल में एक ही जगह पहुंचते हैं, बस भरने का तरीका अलग अलग है। वो बोरवरी से भरते हैं जो हमने पढ़ा था 2, 8, 18, 32, और जीएम ऑफ वाउ नियम से भरते हैं। दिया ये भी बोर ने है, दिया वो भी बोर ने था, दोनों में। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बनना ज्यादा आसान है, पर शुरू में ये कठिन लगता है, वो सरल लगता है, लेकिन बाद में ये सरल लगेगा, वो कठिन लगेगा। इस बात को मैं बाद में तुम्हें प्रूव कर दूंगा, जब तुम इसको सीख जाओगे तब भरना। अभी तुम कुछ नहीं सीखे, अभी तो सिर्फ तुम ये सीखे हो कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। फिर इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। यानी कम ऊर्जा वाले उपकोष में फिर उससे अधिक ऊर्जा। देखो ये भी तो ऊर्जा का क्रम है, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी थोड़ी अधिक है, इसकी अधिक है। इस तरह से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसमें? उपकोषों में। ये नियम याद हो गया। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, ये तुमने अपनी कॉपी में बच्चों लिख लिया सबने। अब मैं यहां पर देखो, प्रथम कक्षा में कौन चालू हो जाता है? एस। देखो प्रथम कक्षा में एस है, एस तो सब में होता है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ, सब में होगा एस तो। अच्छा, पी प्रथम में नहीं होगा, कहां से चालू होता है पी? द्वितीय कक्षा से। तो यहाँ पे मैंने पूरे में एस लिखना है मुझे, एस, एस, सब में एस, एक एक लाइन छोड़ के उनके सामने ही एस लिखना है जो तुमने कक्षाएं बनाई। ठीक है, यानी ये क्या, कितनी कक्षाएं? 7। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और ये सातवीं। पी कहां से चालू होता है? पी होता है दूसरी कक्षा से। तो मैं यहाँ दूसरी कक्षा से यहाँ से पी चालू कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस देना, जितना स्पेस यहाँ हो उतना ही स्पेस इधर देना, तभी चित्र सही बनेगा। जैसे ये है तो मुझे इतने स्पेस पे क्या लिखना है? पी। ठीक है, तो पूरे में उसी के नीचे पी, सब में पी। पी तो सब में होगा ना बच्चों, क्योंकि एस कहाँ से चालू हुआ? 1 से, और पूरी 7वीं कक्षा अनंत तक। पी कहाँ से चालू होता है? दूसरी कक्षा से, लेकिन जाएगा कहाँ? अनंत तक। अच्छा, ये कौन सी कक्षा हो गई? दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं और सातवीं। अब देखो बच्चों, डी कहाँ से चालू होता है? डी तीसरी कक्षा से चालू होता है, तो तीसरी कक्षा से क्या कर दो? डी, सब में डी लिख दो, डी, डी, डी और डी। ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। एफ कहाँ से चालू होता है बच्चों? चौथी कक्षा से, तो ये रही चौथी कक्षा, एफ। यहाँ पे एफ लिख दो, सब में एफ,
एफ। और फिर कक्षाएं लिख दो, ये चौथी है तो 4, पांचवी है तो 5, छठवीं है तो 6, सातवीं है तो 7। ये हमने कुछ नहीं किया अभी, तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको अरेंज कर दिया तरीके से। पहली कक्षा से अनंत तक एस, दूसरी कक्षा से अनंत तक पी, और तीसरी कक्षा से अनंत तक डी, और चौथी कक्षा से अनंत तक एफ। अनंत न लेके मैंने सिर्फ कितनी कक्षाएं बनाई है? 7। क्यों बनाई? क्योंकि 7 में हमारा काम हो जाएगा। तुम बढ़ाना चाहो तो 1-2 कक्षा और बढ़ा लेना, वो तो डॉट 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 लाइन जानी है, सीधी बात ये है। अब देखो इसको बनाने का तरीका, हमेशा ऊपर से ऐसे चलो, ऐसे पहले सबसे पहले कौन आता है? 1s, फिर चलो कौन आता है? 2s, अब कौन आता है? 2p और 3s, फिर कौन आता है? 3s और 3p और 4s, फिर कौन आता है? 3d, 4p और 5s, फिर कौन आता है? ऐसे ऊपर से चलना है, और लास्ट में कौन आता है? ऐसे। ठीक है, ये बच जाएंगे। यदि तुम्हें ये भी लाने हैं तो यहां तक तो आ सकते हैं, पर तुम ये सोचोगे मैं फिर से यहां कर दूं, तो नहीं, यहां तक आ गए। यदि तुम 8s यहाँ पे लिख देते हो, 8s, तो आपका ये चित्र कहां तक चला जाएगा? यहां तक। और तुम ये चाहो कि इसके बाद 8s ना लिखूं फिर इनको लिख दूं, तो गलत हो जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आना ही आना है कि इधर के ये उपकोष छूट जाएंगे। ये तभी फुलफिल होंगे जब आगे कक्षाएं बढ़ेंगी। ये 8 कक्षा थी तो ये 7वीं कक्षा तक ही रह गई, और यदि ये 8वीं न होती तो कहाँ तक रह जाती? सिर्फ यहाँ तक ही रह जाती। पर हमने लिखा नहीं, लिखेंगे तो 8वीं तक, फिर आगे जाएंगे तो 9 कर दो, फिर और आगे आएंगे। इस तरह से ये तो कभी रुकना ही नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों तुम ध्यान से देखना कि ये जो क्रम है, बिल्कुल ये क्रम और ये क्रम एक जैसा है। देखो सबसे पहले कौन? 1s, ऊपर से आए 1s, फिर ऊपर से आए 2s, फिर ऊपर से आए 2p, ध्यान दो 2p, और उसके बाद क्या आया? 3s, 3s। अब ध्यान दो ऊपर से, फिर देखो 3p, 3p, अब देखो 3p के बाद 4s, इसमें भी क्या है? 4s हैगा, और फिर ऊपर गए तो 3d, देखो 3d बाद में आया 4s के, यानी 4s के बाद क्या आया? 3d, और उसके बाद 4p, तो 3d के बाद ये रहा 4p, और 4p के बाद है 5s, इसमें भी 4p के बाद क्या है? 5s, और फिर देखो क्या है? 4d, 5s के बाद 4d, और 4d के बाद 5p, 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद देखो 4f, इसमें भी 6s के बाद क्या लिखा है? 4f, उसके बाद 4f के बाद 5d, इसमें भी 5d है, और फिर क्या है? 6p, इसमें भी 6p, फिर क्या है? 7s, इसमें भी क्या है? 7s। यदि मैं और आगे लिखता उसमें तो क्या आता? 5f, और आगे बढ़ाता इस क्रम को तो क्या था? 6d, और आगे बढ़ाता क्रम को तो क्या था? 7p, और आगे बढ़ाता तो क्या था? 8s। ये क्रम एक ही है, ये बढ़ती ऊर्जा का क्रम है, ये ऊर्जा चित्र है। इस चित्र को तुमने बनाना सीख लिया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो बच्चों, इसको बना सकते हो क्या? एक बार प्रैक्टिस करो इसकी, फिर मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा कि ये क्रम आता कैसे है, ये भी बताऊंगा कि ये क्रम आता कैसे है। सभी बच्चे पहले इस चित्र को बनाओ अपनी कॉपी में, अभी मैं देखूंगा, चेक करूंगा, बनाओ।